हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उसमें जो है हमने जनवरी मंथ की जो कंप्लीट कर ली है रिवीजन, यानी उसका कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने फरवरी का जो है 3 पार्ट कर लिए हैं। अब ये चौथा पार्ट है जो कि ये लास्ट पार्ट है, यानी ये लास्ट पार्ट है और उसके बाद में जो है मार्च की जो करंट अफेयर्स है उसकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, यानी कि फरवरी मंथ का चौथा यानी अंतिम पार्ट। तो देखते हैं क्या है आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में। ये क्यों चर्चा में रही? जैसा कि आप जानते हैं कि जो है 1 जुलाई 2025 से जो है इसको शुरू कर दिया गया था और ये हाल ही में चर्चा में रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिएगा, 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति जो है 2025 लागू कर दिया गया था और हाल ही में जो है कुछ मुद्दों को लेकर के, यानी उसमें जो प्रावधान थे और उसमें जो कुछ मतलब कह सकते हैं वाद विवाद को तर्क को लेकर के जो है ये चर्चा में रही। तो आखिरकार उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल नीति जो है 2025 के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों से परामर्श करने के बाद तैयार कर लागू किया गया है ना। जो राष्ट्रीय खेल नीति है उसको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है केंद्रीय खेल मंत्रालय उसके द्वारा जो है संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों से परामर्श लेने के बाद में जो है तैयार किया गया और फिर इसको जो है लागू भी कर दिया गया। यह नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। तो हम कह सकते हैं लगभग जो है 24 सालों के बाद में जो है एक नई राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो मतलब बनी है। और अब जो है 2001 की जो नीति थी राष्ट्रीय खेल नीति, उसका स्थान पर अब जो है राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो है अब ये यहाँ पर लागू हो गई है। इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के खेल परिदृश्य को आकार देना और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करना होगा। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि जो है हम खेल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे खेल जो है हम आगे हैं, मतलब हमारे नज़र अपने जो भारत के संदर्भ में देखें, लेकिन जो है बहुत सारे खेल ऐसे भी हैं जिनमें जो है हम अभी तक जो है पूर्ण तरीके से जो है पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि देखिएगा, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसे कि है, लेकिन फिर भी जो है हम राष्ट्रीय खेल हॉकी होने के बाद भी जो है हम यहाँ पर उस पर इतना जो है मतलब पदक या एक प्रकार से जो है मतलब अपनी जो कह सकते हैं जो हमारे जो एक लालसा रहती है ना कि राष्ट्रीय खेल जो है होने के बाद में भी जो है हम इस तरीके से जो पदक या कोई ट्रॉफी वगैरह जीतें, तो वह हम थोड़ा सा उसमें पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको जो है हमें जो है मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है जो एनएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है उनको भी जो है वैश्विक स्तर पर मजबूत करना होगा, है ना। और साथ ही साथ जो है वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करना होगा स्वयं को। तो ये मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में देखेंगे। तो इसके देखिएगा 5 स्तंभ हैं, है ना। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, पहला स्तंभ क्या है इसका, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। यानी वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान करने और उसे तैयार करने के साथ साथ जो है जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक जो है खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना है। तो ये पहला जो है हम कह सकते हैं स्तंभ है। उसके बाद में क्या है, आर्थिक विकास के लिए खेल। यानी इस संदर्भ में क्या होगा, एनएसपी 2025 के खेलों की आर्थिक क्षमता पर जोर दिया गया है, जिसके लिए खेल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया है ना। और भारत के में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन कराने का भी प्रयास करना आवश्यक है। यानी हम जो है कह सकते हैं कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल होते हैं तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत में कराएं, ताकि जो है उसका पर्यटन भी जो है उसका मतलब कहते हैं सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना। तो ये भी है। तीसरा स्तंभ क्या है, सामाजिक विकास के लिए खेल। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो सामाजिक समावेश को आगे बढ़ाने के लिए भी खेलों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसके लिए केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों को भी जो है इसमें भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। तो ये भी जो है सामाजिक समावेशन की बात करें तो इसको जो है बढ़ावा देती है ये खेल नीति। इसकी बात करें तो देखिए, चौथा स्तंभ है इसका जन आंदोलन के रूप में खेल। यानी 2025 में खेलो जो एनएसपी 2025 है उसमें खेलो राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए भी खेलों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय व्यापी अभियानों और समुदायों आधारित कार्यक्रम के माध्यम से खेल में जन भागीदारी व फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो ये जन आंदोलन जो है मान के चलिए कि हम एक प्रकार से जो है कह सकते कुछ अभियान चलाएं और उसके माध्यम से जो है ये कार्यक्रम करें, है ना। तो ये भी एक जो है इसका एक स्तंभ है जो कि चौथे स्तंभ के रूप में है। अगर हम बात करें 5वां स्तंभ क्या है इसका, तो देखिएगा एनएसपी 2025 का खेल का शिक्षा के साथ एकीकरण। यानी खेलों की जो भूमिका पर जोर दिया गया है, इसके लिए खेल की स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना और साथ ही साथ विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक है।
यानी इसमें क्या है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है शिक्षा को शिक्षा में जो है खेलों को शामिल किया जाए और पाठ्यक्रम में, ताकि जो है शुरू से जो है बच्चों में जो है खेल के प्रति जो है वो जागरूकता भी बढ़े और साथ ही साथ जो है प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक हो, है ना। तो ये चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। तो ये जो है इसमें बहुत सारे खेल हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो, बैडमिंटन ले लो, इस तरह से बहुत सारे देश जो मतलब खेल जो है इसमें शामिल किए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में, है ना। तो ये था, मैंने इसमें देखा। आगे बात करेंगे, देखिए इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया के बारे में। इसके बारे में क्या हुआ, कर्नाटक सरकार ने अगर बात करें फरवरी 2025 में एक ऐतिहासिक पहल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इच्छा मृत्यु पर निर्दोषों को लागू करने का आदेश दिया है, जिस कारण से ये चर्चा में रही, है ना। ये 2026 होगी, है ना। तो ये है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए हाल ही में जो है आपने देखा भी होगा, जो हम बात करेंगे और भी इसके बाद में मार्च अप्रैल में भी ये जो है चर्चा में रही थी। और तो इच्छा मृत्यु के अगर बारे में बात करें तो देखिए इच्छा मृत्यु क्या होती है, वह विशेष प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का जानबूझकर अंत किया जाता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी स्थिति में होता है कि उसके जो है जीवन को जानबूझकर यानी डेलिब्रेटली जो है उसको क्या किया जाता है, उसका अंत किया जाता है, ताकि उसे उक्त असहनीय पीड़ा जो होती है ना उससे मुक्ति मिल सके। विशेषकर जब कि तब वह किसी लाइलाज बीमारी या फिर गंभीर जो है दर्द से गुजर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है ये मतलब इच्छा मृत्यु को जो है प्रदान की जा सकती है ना। तो इच्छा मृत्यु की बात करें तो देखिएगा दो प्रकार से होती है इच्छा मृत्यु, है ना। एक होती है हमारी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया, और एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया यानी कि हमारी सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, जीवन रक्षक उपचार को रोकना और हटाना। इसमें क्या होता है देखिएगा, जो हमारा जैसे मान के चलिए इससे पहले पढ़ लेते पूरा। हटाना और शामिल किया था जिससे जो है उक्त लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज को प्राकृतिक मृत्यु हो सके। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भारत में कानूनी रूप से यानी SC एक्ट 2018 और 2023 के निर्णयों के तहत जो है तहत मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के जो 2018 के और 2023 के जो निर्णय दिए गए थे उसके अनुसार जो है ये मान्य है, जिसमें कठोर चिकित्सा कानूनी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, है ना। तो ऐसा जो है मतलब किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब ये है कि आपका जो कार्य चल रहा है, जैसे मान लीजिए इलाज चल रहा है ना, तो वो इलाज क्या होगा, धीरे धीरे जो है उससे इलाज हटा लिया जाएगा, धीरे धीरे हटाया जाएगा, ताकि जो है उसको व्यक्ति को पता भी ना चले, यानी उसकी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे जो है लगातार बढ़ती जाएगी और अंत में जो है उसका मतलब जीवन जो है वो अंत हो सकता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो उसका उपचार चल रहा है, रक्षक उपचार, और उसमें जो जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको धीरे धीरे से जो है हटाना, एकदम से नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे हटाना, ताकि जो है व्यक्ति को जो मतलब जो कह सकते हैं लाइलाज बीमारी चल रही है उससे पीड़ित मरीज को जो है प्राकृतिक मृत्यु हो सके, है ना। एक प्रकार से ऐसा लगे कि प्राकृतिक मृत्यु जो है हो रही है। तो ये जो इस प्रकार की हमारे कह सकते हैं हमारे इस प्रकार की जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है वो 2018 और 2023 के जो निर्णयों के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत मान्य है ना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एक्टिव जो हमारी सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है उसको क्या होता है, इसके अंतर्गत जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को किसी विषैले या घातक पदार्थ देकर जो है समाप्त किया जाना शामिल है, जिससे उस व्यक्ति को पीड़ा या असहनीय दर्द से मुक्ति मिल सके। असक्रिय जो इच्छा मृत्यु है भारत में कानूनी रूप से अमान्य है, यानी देखिएगा कानूनी रूप से जो है ये अमान्य रही थी। हालांकि देखिएगा हमने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, जो मार्च अप्रैल में ये एक्टिव यूथेनेसिया का प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पर हम देखेंगे उसमें क्या क्या मतलब शर्तें रखी गई थी, तब जाके जो है इसको मतलब यूज़ किया गया है। हालांकि देखिए ये जो है अमान्य है ना। तो ऐसा मतलब कानूनी रूप से अमान्य है, और हमारे पास अगर बात करें निष्क्रिय की तो वो कानूनी रूप से मान्य है, उसमें जो है मान्यता प्राप्त है उसको। तो ये है। इसके अगर बात करें देखिएगा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्या रहे हैं, तो देखते हैं। कानूनी मान्यता, सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की थी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के रूप में भी मान्यता दी। इसके बाद 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक सहायता वापस लेने की प्रक्रिया को आसान और नैतिक बनाया। तो इस प्रकार से जो है ये मतलब उसको जो है जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब मान्यता दी थी। शर्तें क्या रखी थी, यह लाइलाज बीमारी पर लागू होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उस पर लागू कर दिया जाए, नहीं, लाइलाज जो बीमारियां हैं है ना उन पर इसकी अनुमति तब प्रदान की जाती है जब मरीज लंबे समय से कोमा अथवा लाइलाज बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हो। इसमें क्या होता है, अग्रिम चिकित्सा निर्देश या लिविंग बिल जो होती है, कोई भी सक्षम वयस्क अग्रिम चिकित्सा निर्देश यानी MD बना सकता है, जिसमें यह लिखा हो कि अगर वह निर्णय लेने के लिए क्षमता खो देता है तो उसका उपचार कैसे हो। तो ये इस प्रकार से जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर क्या निर्देश दिए गए थे ये हमने देखा। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। यहाँ पर अगला टॉपिक है एकीकृत पेंशन योजना।
यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। उसके बारे में क्या है देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 1 अप्रैल 2025 से जो है ये वो यूपीएस लागू थी और लगातार जो है इसका मतलब इसमें शामिल होने की जो लगातार कह सकते समय सीमा है वो बढ़ाती जा रही सरकार। तो ऐसे ही जो है ये अभी हाल ही में हुआ है। तो इसकी बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है वो प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है ना। तो ये है आखिरकार क्यों आवश्यकता है इसकी बात करते हैं। तो ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2004 से जो हमारे पास में एनपीएस है ना, 1 जनवरी 2004 से एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन सिस्टम में अनेक खामियों और इसके लंबे विरोध के साथ साथ निम्न कारणों से भी यूपीएस को भारत सरकार द्वारा मतलब लाया गया है। जैसे मान के चलिए सुनिश्चित पेंशन और मुद्रास्फीति सूचकांक में जो है इसमें कमी नज़र आती है। इस प्रकार से जो है ये हम कह सकते हैं इसके कारण जो है ये चीज़ें हमारे मतलब ये यूपीएस को जो है लाया गया है ना। हालांकि ओपीएस की अगर तुलना करें तो ओपीएस जो है वो बहुत ही बेहतर है जिसके मुकाबले में यूपीएस और एनपीएस के मुकाबले में। इसके बारे में देखते हैं पात्रता क्या है जब हम यूपीएस की बात करते हैं। तो देखिएगा सेवारत केंद्रीय कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 तक हो, है ना, या तो योग सेवा में मतलब कार्य कर रहा हो, यानी से मतलब वो सर्विस कर रहा हो, कब तक 1 अप्रैल 2025 तक, है ना। तो वो यानी इससे पहले जो है वो सेवा में हो। और साथ ही साथ क्या हो, नए केंद्रीय कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 के को अथवा उसके बाद सेवा अंगीकृत करते हों। साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद भी जो है इसको जो है क्या अडॉप्ट किया जा सकता है ना। तो ऑप्टिंग क्या है इसकी, ऑप्टिंग फॉर के तो हम देखेंगे फॉर्म A1। तो ये फॉर्म देखिए, फॉर्म की बात करें तो ऑप्टिंग फॉर्म है क्या, इसके फॉर्म है। तो फॉर्म A1 जो है, A1 के तहत क्या होगा, जो नए कर्मचारी आएंगे, नए कर्मचारी मतलब क्या है, जो हमारे 1 अप्रैल 2025 के बाद में ज्वाइन करेंगे केंद्रीय कर्मचारी की जो सेवा है उसको, तो हम जो है उसके लिए फॉर्म A1 का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर्म A2, तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो कि पहले से जो है वो सेवा में है, एनपीएस में है और वो यूपीएस में जाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है, वो फॉर्म नंबर A2 है ना। तो ये है यानी कि एग्जिस्टिंग फॉर्म के लिए, एग्जिस्टिंग व्यक्तियों के लिए है जो पहले से ही सरकार मतलब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं यानी एनपीएस में शामिल हैं। इसकी अगर मुख्य विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखेंगे क्या है, सुनिश्चित पेंशन प्राप्ति की बात करता है ये, है ना। उक्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति यानी सुपर एनुएशन के से पहले के अंतिम 12 माह, है ना, में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% की समतुल्य राशि जो है मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसके लिए नियम शर्तें होंगी। देखिए पहला क्या है इसमें, पहला है सुनिश्चित पेंशन जो है यहाँ पर प्राप्ति होगी और वहाँ पर जो है एनपीएस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर नहीं है। उसकी तुलना हम देखेंगे क्या क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा समतुल्य जो बात करेंगे वहाँ पर 50% जो है उसको क्या मिलेगी, मूल पेंशन जो है मिल जाएगी, प्रदान की जाएगी, है ना। इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी देखिएगा। शर्त क्या होगी, नए कर्मचारियों हेतु, जो नए कर्मचारी हैं यानी 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद जो है ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा दी हो या फिर उक्त 50% भाग मिलेगा, अन्यथा कम मिलेगा। अगर मान के चलिए वो 1 अप्रैल 2025 से जो है उसके बाद में ज्वाइन करता है तो उसको जो है ये मतलब कह सकते हैं जो पेंशन की बात है, जो मतलब पेंशन मिलेगी 50% वो तभी मिलेगी जब उसने 25 वर्ष से जो है सेवा कर ली हो, अन्यथा जो है उसी रेशियो में उसको जो है कम होता जाएगा, यानी 50% से जो है उसको कम मिलेगी जो पेंशन होगी। इसके बाद कहते हैं एनपीएस से यूपीएस में आए कर्मचारियों की बात, यानी जो एनपीएस से यूपीएस में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए होगा कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा दी हो और उक्त 50% भाग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यानी कम से कम जो है जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे, वो कम से कम 10 साल जो है इसमें मतलब उनके क्या है, इनके हो जाने चाहिए, है ना, 10 साल। तो तभी जो है ये सिस्टम लागू हो सकता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि पेंशन कब मिलेगी उनको, तब मिलेगी जब जो है वो 10 वर्ष इसने पूरी कर ली हो। और वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति जो 1 अप्रैल के बाद में ज्वाइन करते हैं उनको जो है कम से कम 25 साल जो है वो पूरे कर लिए हों, है ना। तो ये है। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस की बात करें तो यहाँ पर जो है स्थिति की बात करते हैं तो उक्त कर्मचारी को न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा प्रदान करनी होगी। अगर मान के चलिए कोई बीआरएस लेता है यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, उक्त कर्मचारी को न्यूनतम 20 वर्ष की जो है सेवा प्रदान करनी होगी कुल मिलाकर के, चाहे वो एनपीएस में हो या फिर यूपीएस में हो, दोनों में मिलाकर के जो है लगभग मतलब कह सकते हैं 20 वर्ष की सेवा प्रदान कर ली हो, तभी जाकर वो जो है उसको मतलब वो जो है एनपीएस मतलब एनपीएस के तहत जो है क्या मिलेगी, मतलब ये कह सकते पेंशन जो मिलेगी वो उसी रूप में मिलेगी। अब यदि किसी कर्मचारी की उक्त पेंशन जो है 10,000 रुपये से कम बैठ रही है,
हो सकता है ना। तो अगर उसकी जो है पेंशन जो है 10,000 रुपये से कम बैठ रही है तो क्या हो सकता है, तो वो तो उक्त कर्मचारी को जो है न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन जो है अवश्य दी जाएगी। यानी अगर वो जो है ऐसी स्थिति में, उसका जो है वेतन इसी स्थिति में है कि वो 10,000 से भी कम बैठ रही है उसकी जो पेंशन है, तो वो इसमें दिया गया है कि 10,000 से कम किसी भी स्थिति में नहीं होगी, उसको 10,000 रुपये तो दे ही जाएंगे। तो ये इसमें जो है यूपीएस में बात की गई है। आगे बात करेंगे, देखिएगा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की। तो किसी कर्मचारी का उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के, जो निधन से पहले है प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि जो है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, है ना। तो ये क्या मतलब है यहाँ पर मतलब है कि जो पारिवारिक पेंशन है, मतलब है उसका निधन हो जाता है सर्विस में, तो क्या होगा, उसको 60% जो है 60% के समतुल्य जो है राशि क्या मिल जाएगी, इसको पारिवारिक पेंशन मिलेगी, है ना। तो ये भी जो है इसकी बात करते हैं, है ना। इसके बाद क्या हो, एक मुश्त राशि, है ना, जो हमारी एक मुश्त राशि होती है ना, तो वो भी क्या होता, हमारी इसका प्राप्ति होगी किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति पर क्या होता है, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त। अब ग्रेच्युटी तो मिलती है, अब ग्रेच्युटी का क्यों मिलेगा, अतिरिक्त जो है एक मुश्त राशि भी दे होगी, जो कि प्रति छमाही में यानी बेसिक पे प्लस डीए का 10वां भाग होगी। जैसे किसी कर्मचारी ने जो है कुल वर्ष यानी कुल 30 वर्ष जो है यानी 60 छमाही सेवा दी, तो उसका जो है 60 गुणा बीपीडीए प्लस 10वां भाग मिलेगा। इस प्रकार से जो है उसको एक मुश्त राशि की प्राप्त होगी इस फार्मूला के आधार पर, है ना। तो हम कह सकते हैं एक मुश्त राशि, प्राप्ति, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और जो है हम कह सकते हैं जो रिटायरमेंट पेंशन है, वो तीनों प्रकार के जो है इसमें सुविधाएं हैं, है ना। तो ये प्रकार से हैं। तो हालांकि अगर हम एनपीएस में देखेंगे तो ये सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम कार्यान्वयन की बात करें तो कार्यान्वयन क्या है, इसकी स्थिति देखते हैं। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी और केंद्र सरकार के योगदान जो है निम्न रूप में होगा। कैसे होगा, देखिएगा, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10% होगा ऑफ किसका, बेसिक पे प्लस डीए, है ना, डीएलएन अलाउंसेस का। तो ये क्या होगा, ये जाएगा आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स में, है ना। इसको क्या होता है वो हम जब कभी डिटेल्स में बात करेंगे ना इसकी, तब देखेंगे। तो जो 10% होगा उसका बेसिक पे प्लस डीए का, तो 10% क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा और वो इंडिविजुअल कॉर्प्स में जाएगा। इसके बाद में जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, 18.5 यानी कि बेसिक पे प्लस डीए का मिला करके जो है 18 यानी 18.5% जाएगा। इसमें से क्या होगा, जब वो पूरा जो कितना अमाउंट होगा उसका जो है 10% जो है कह सकते हैं, जो 18.5 है ना, इसमें से 10% जो जाएगा वो इंडिविजुअल कॉर्प्स में जाएगा, यानी ये इंडिविजुअल कॉर्प्स होगी। और 8% जो 8.5% है वो पूल कॉर्प्स में जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 10% भाग है इसका जो है वो भी हमारा जो है इंडिविजुअल कॉर्प्स में आ जाएगा, है ना। तो ये है। इसके बाद करते हैं विड्रॉन की। तो विड्रॉन की स्थिति वैसी है जैसे कि मान के चलिए एनपीएस की तरह ही होगी, है ना। कोई जो है इसमें मतलब कह सकते हैं कोई पेंशन की काटी नहीं जाएगी, है ना। विड्रॉन कर सकते हैं कभी भी किसी भी तरह का, स्थिति वैसी है जैसे एनपीएस में है। अच्छा, इसमें हम तुलना करें तो देखेंगे क्या क्या है, ओपीएस, एनपीएस और वीपीएस में अंतर जो है एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो देखिएगा, पेंशन की बात करें तो क्या होगा, पुरानी पेंशन की ओपीएस में अगर हम बात करते हैं तो अंतिम बेसिक वेतन का जो है 50% प्लस डीए के साथ जो है बढ़ती है ना, तो वो मिलती थी। अगर हम एनपीएस की बात करें तो 10% वेतन योगदान, सरकार का 14% और मार्केट शेयर पर निर्भर करती है कि कितनी जो है वो एनपीएस के रूप में, मतलब एनपीएस की स्थिति में जो है पेंशन राशि बनेगी। लेकिन अगर हम वहाँ पर बात करते हैं यूपीएस की, तो वहाँ पर जो है अंतिम महीने में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर है 10% वेतन का योगदान जो हमारा दिया जा रहा है, सरकार को हम मतलब दे रहे हैं ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अपना, और 14% जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है उसका जो है कॉम्बाइन करके कुछ ऐसा जो है मतलब पेंशन बना दी जाएगी, उसी में से जो है दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो अंतिम 12 महीनों का औसत ले लिया जाएगा बेसिक वेतन का, और उसका जो है 50% जो है पेंशन बांधी जाएगी, है ना। तो ये है। परिवार पेंशन की बात करें तो परिवार को पूरी पेंशन मिलती है। यहाँ पर कॉर्प्स और एन्युटी निर्धारित होती है कि कितना कॉर्प्स है उसका और कितनी जो है एन्युटी है ना। परिवार पेंशन तभी मिल पाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, कर्मचारी की पेंशन का 60% जो है परिवार पेंशन जो है उसको मिलता ही है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ योगदान की बात करें तो कोई वेतन कटौती नहीं है, सरकार जो है 100% योगदान देती थी उसमें ओपीएस में। और यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं एनपीएस में तो 10% जो है जो कर्मचारी होता है उसका योगदान, और 14% जो होता है वो सरकार का योगदान होता है एनपीएस में, अभी भी होता है। कर्मचारी इसमें बात करें यूपीएस में तो यहाँ पर 10% जो है वो सरकार का मतलब सरकारी कर्मचारी का योगदान है। इसमें जो है 18.5% जो है योगदान सरकार का है, लेकिन इसमें जो है 10% ही जो है वो इंडिविजुअल कॉर्प्स में जाएगा, बाकी जो है 8.5% किस में जाएगा, वो जाएगा आपका गवर्नमेंट पूल्स में, है ना। तो ये है। अनुपालन की बात करें तो 2004 से पहले सरकारी कर्मचारी जो है इसमें शामिल थे। इसकी बात करें तो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी कर्मचारी जो है 10 से 25 साल सेवा के लिए इसमें जो है शामिल हो सकते हैं।
अतिरिक्त लाभ की बात करें तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति पर जो है 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती है। यहाँ पर कोई अतिरिक्त निश्चित लाभ नहीं है। यहाँ पर ग्रेच्युटी के साथ साथ जो है सेवा के हर 6 महीने पर जो है 1/10 वेतन का भाग भी मिलता है ना। तो ये भी जो है यहाँ पर कुछ स्थिति नज़र आती है। तो कह सकते हैं हालांकि ये जो है थोड़ी बेहतर है यूपीएस एनपीएस के मुकाबले और तुलना करते हैं। तो अगर जिसके पास जो है थोड़ी कम सर्विस अगर वो उसके पास में है तो हम कह सकते हैं यूनिफाइड जो है वो थोड़ा सा बेहतर माना जाएगा। कौन सी पेंशन में क्या बेहतर है एक बार समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे गारंटीड पेंशन की बात करते हैं तो एनपीएस में तो है ही नहीं, गारंटीड पेंशन कोई है ही नहीं, ओपीएस में है और यूपीएस में है। अंशदान की बात करें तो इसमें जो है अंशदान कुछ है ही नहीं, इसमें अंशदान दिया जा रहा है, इसमें भी दोनों में अंशदान है। बजट में प्रावधान क्या है, देखिए इसमें बजट का प्रावधान बजट में प्रावधान है, इसमें दोनों में नहीं है। महंगाई से जुड़े की बात करते तो देखिए महंगाई की बात करते तो इसमें है ओपीएस में और यूपीएस में, एनपीएस में बिल्कुल नहीं है। फैमिली पेंशन की बात करें तो देखिएगा फैमिली पेंशन किस रूप में है, वो है लेकिन वो अलग अलग रूप में है ना। तो देखेंगे तीनों रूप में है। बाजार रिटर्न से जुड़ा कौन सा है, इससे कोई संबंध नहीं है बाजार का, इससे भी और इससे है नहीं। तो ये है। तो यहाँ हमने कुछ स्थिति देखी एनपीएस और यूपीएस के बारे में। अगली खबर पर बात करते हैं वेनेजुएला संकट की। तो देखिएगा हाल ही में हुआ क्या है, वेनेजुएला के जो पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके लेकर के जो है चर्चा में बना रहा। अगर हम बात करते हैं वेनेजुएला संकट की तो एक बार इस पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो देखिएगा वेनेजुएला संकट की बात करें तो यह एक गंभीर आर्थिक संकट है जो कि 2015 से जारी है। लगभग जो है 1 दशक लगभग पूरा हो चुका है इसको। और अत्यधिक मुद्रास्फीति, तत्काल तेल की कीमतों में गिरावट और अन्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है वेनेजुएला संकट जो है उत्पन्न हुआ था। इसी क्रम में विपक्षी नेता, जो उसके विपक्षी नेता थे सरकार में, कौन थे, सरकार में थे आपके जो है मादुरो, है ना, निकोलस मादुरो। और यहाँ पर जो है कौन है, जो विपक्षी नेता हैं वो हैं आपका जुआन ग्वाइडो। तो इनके विपक्षी दलों ने और तथा जनता के सहयोग से जो है स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसका समर्थन जो है अमेरिका सहित जो है उनके पश्चिमी देशों ने किया। अब देखिए जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में होता क्या है ना, जब सरकार जो है मतलब कह सकते हैं कि मतलब डुलमुल स्थिति में होती है ना, दूसरा जो है दूसरे देश फायदा उठाते हैं। वैसे यहाँ पर हुआ, जब यहाँ पर स्थिति गंभीर हो गई निकोलस मादुरो की सरकार में, तो जो विपक्ष के नेता थे जुआन ग्वाइडो, तो उनके क्या हुआ, उनको जो है जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका वगैरह, इन्होंने जो है इसका समर्थन किया और इसको जो है उखाड़ फेंकने का जो है काम किया। जबकि अगर बात करते हैं जिसका समर्थन जो है अमेरिका सहित अनेक पश्चिमी देशों ने किया, जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर निकोलस मादुरो की, तो चीन और रूस ने जो है इसके साथ खड़े रहे, क्योंकि वे सत्तारूढ़ राष्ट्रपति हैं, है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में सत्तारूढ़ मादुरो पक्ष और विपक्षी जुआन जो है ग्वाइडो के मध्य जो है संकट और गहराता चला गया। इस तरीके से जो है यहाँ पर वेनेजुएला का संकट उत्पन्न जो हुआ वो और गहराता चला गया। अगर हम बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर के, तो इसके बारे में है, निकोलस मादुरो पक्ष को अमेरिका के राजनीतिक हस्तक्षेप को, उनके देश या तेल संसाधन और व्यापार को विपक्ष के साथ मिलकर आधिपत्य करने का आरोप लगाया गया। ये जो निकोलस मादुरो है उनका पक्ष का कहना है कि जो अमेरिका है और जो पश्चिमी देश हैं, इसके अलावा ब्रिटेन वगैरह, इसराइल वगैरह, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसका जो है उसकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ताकि जो है उसकी जो देश और तेल की जो संसाधन है, व्यापार विपक्ष उस पर जो है आधिपत्य कर लिया जाए, है ना। तो ऐसा जो है ये मान रहे हैं। जबकि जुआन ग्वाइडो का कहना है कि ये तो निराधार है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं निराधार हैं, उन पर भ्रष्टाचार, ड्रग, आतंकवाद, मानवीय पलायन के जिम्मेदार बताकर जो है सत्ता से हटाने की बात करते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर जो कंडीशन है वेनेजुएला की वो देख लेते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला कहाँ है, वो ये है, इसको देखिएगा, ये है ना, ये वेनेजुएला है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर जो दक्षिण अमेरिका देश है वो कैसे है, यहाँ पर आता आपका ये है पनामा मतलब देश, है ना। पनामा देश के बाद में ये आता आपका कोलंबिया देश, इस तरह से कोलंबिया आ जाता है। ये इसकी राजधानी है आपकी बोगोटो, है ना। वेनेजुएला की बात करें तो ये वेनेजुएला आ जाता है और इसका राजधानी है कराकस, है ना। तो ये है। इसकी बात करें देखिए गुयाना, ये आपका गुयाना आता है और इसका जो है जॉर्ज टाउन जो है इसकी कैपिटल आ जाती है, ये रही, है ना। इसके बाद में सूरीनाम आता है और इसका जो है कैपिटल जो है वो पारामारिबो है ना। तो ये है। इसके बाद में फ्रेंच गुयाना का पार्ट आ जाता है, ये फ्रेंच गुयाना के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा देश जो है, और पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसके नीचे आता है आपका कोलंबिया के नीचे आता है इक्वाडोर, ये इक्वाडोर है ना। इसके बाद में आता है ये देखिएगा, ये है मतलब एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू, है ना। तो इस तरह से पेरू है, इक्वाडोर है, ये पेरू हुआ, ये इक्वाडोर हुआ, ये कोलंबिया हुआ, ये वेनेजुएला हुआ, ये गुयाना हुआ, ये सूरीनाम हुआ, है ना। तो ये बन जाते हैं देश। इसके बाद में अगर सबसे बड़ा देश की बात करते हो तो ये है आपका ब्राज़ील, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा वाला ब्राज़ील है ये इस तरह से, है ना। तो ये ब्राज़ील है, नीचे को आ जाता है थोड़ा सा। इसमें कुछ नदियाँ हैं, आप जानते हैं ये अमेजन रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है अमेजन रिवर, इस तरह से आती है ना। इसके बात करें तो देखिएगा ब्राज़ील की बात करें तो देखिए ब्राज़ील हुआ। इसके बाद में ये कंट्री आता है आपका बोलिविया, है ना, ये बोलिविया है।
और ये कैपिटल आ जाती है आपकी पेरू और जो है बोलीविया की जो सीमा है उस पर, जिसका नाम है टिटिकाका, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये है पराग्वे कंट्री, है ना, ये पराग्वे है। इसके अगर हम नीचे की बात करते हैं पराग्वे के, तो ये आ जाता है हमारा इससे अर्जेंटीना, है ना, ये अर्जेंटीना आ जाता है। और ये आता है पतला सा कंट्री चिली, और ये आ जाता है उरुग्वे। तो इस तरह से जो है कुछ कंट्री बन जाते हैं। उरुग्वे की राजधानी आपकी मोंटेवीडियो, और आपकी जो है पराग्वे की राजधानी आपकी है जो है ओसिंचियोन, है ना। ये है अर्जेंटीना की, आप जानते ही हैं, है ना। ओसिंचियोन की क्या है आप बताइए, तो अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनस आयर्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा कहाँ है वो, देखिए छोटी सी दिखाई देगी आपको, ब्यूनस आयर्स ये है ना। चिली, आपको चिली है तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। तो इस तरह से जो है कुछ कंट्री बन जाते हैं, है ना। तो ये स्टेनले है ये कंट्री। अच्छा, आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, क्या है, ये है एक बुक है जिसका नाम है द सेग हु री इमेजनाइड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन लेजेसी ऑफ द श्री नारायण गुरु। तो ये एक बुक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा 20 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द सेग हु री इमेजनाइड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेजेसी ऑफ द श्री नारायण गुरु नामक पुस्तक का जो है वो विमोचन किया है ना। अब ये पुस्तक किसने लिखी है देखते हैं, शशि थरूर जी ने लिखी है। और यह पुस्तक जो है केरल की 19वीं सदी के जो समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिनका नाम क्या है, श्री नारायण गुरु, उनके जो है जीवन और शिक्षाओं पर जो है बारे में लिखा हुआ है। तो इसका नाम है क्या, द सेग हु रीइमेजिनाइड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन और लिजेसी ऑफ द श्री नारायण गुरु। तो ये जो है इनकी पुस्तक है, किसने लिखी है, शशि थरूर जी ने, है ना। तो ये लिए बात करेंगे यहाँ पर श्वेत क्रांति 2.0 की। तो फरवरी 2026 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें श्वेत क्रांति के बारे में, तो देखिएगा श्वेत क्रांति 2.0 एक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डेयरी सहकारिता। जैसे कि हम जानते हैं ना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध से, यानी जो हमारी जो मिल्क है, जो मिल्क जो रेवोल्यूशन है ना, वही तो है ये। तो ये सहकारिता माध्यम से जो है दूध की खरीद को अगले 5 वर्षों में जो है 50% तक बढ़ाना इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। और साथ ही साथ जो है कुछ नई, यानी लगभग जो है 75,000 नई डेयरी सहकारिता सोसाइटियों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त और क्या इसमें शामिल है, इसमें शामिल है जो वर्क फोर्स है ना, उसमें जो है 70% जो है महिलाओं को शामिल करना इसका जो है मुख्य लक्ष्य है, जिससे जो है क्या उनका आर्थिक और सामाजिक जो है सशक्तिकरण दोनों जो है हो सके, है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है आपका भारत और इजराइल संबंध, है ना, उसके बारे में जो है थोड़ा यहाँ पर जानते हैं क्या है। देखिएगा 25-26 फरवरी 2026 के मध्य में जो है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ये इजराइल की राजकीय यात्रा पर रहे हैं, जिस कारण जो है ये यहाँ पर चर्चा में रहा है भारत और इजराइल संबंध। इसके बारे में देखते हैं क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा रहा है, यानी इसके जो मुद्दे रहे। तो देखिएगा दोनों के दौरान जो है भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय संबंधों का विशेष राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया है। और इस दौरान जो है दोनों देशों के मध्य लगभग 16 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। यह भारत और इजराइल सहयोग में एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। और जो है उसके मुख्य MOUs जो है मुख्यतः कौन रहे, इसके बारे में देखते हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते के रूप में बाजार पहुंच और निवेश अवसरों को जो है विस्तारित करना, ये इसका एक मतलब कह सकते हैं पहला मतलब कह सकते हैं एक समझौता है। उसके बाद में दूसरा समझौता की बात करें, मुख्य क्या है, वो है सीमा पार लेन देन, है ना। जो सीमा पार लेन देन है उसको सुगम बनाने के लिए UPI लिंकेज को जो है समझौता दिया गया है, और वित्तीय सहयोग जो है प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। तो ये है। और तीसरा अलग दूसरी की बात करें, अन्य है क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि AI और साइबर जो सिक्योरिटी है उसके संबंध में जो है अनुसंधान और नवाचार केंद्रों की स्थापना और ढांचागत विकास को जो है सहयोग प्रदान करने के हेतु भी जो है समझौता किया गया है। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसके संदर्भ में जो है सह विकास और निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी से जुड़े जो है समझौते किए गए हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा और अनुसंधान के संदर्भ में बात करें तो छात्र शिक्षक विनिमय जो है कार्यक्रम, संयुक्त अकादमिक अनुसंधान और छात्रवृत्तियों के सहयोग हेतु भी जो है यहाँ पर MOUs किए गए हैं, है ना। कृषि के संदर्भ में बात करें तो जल कुशल खेती, सटीक कृषि और मस्तूल कृषि जो है तकनीकों के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी जो है इसमें शामिल किया गया है ना। तो ये है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ स्थिति यहाँ पर किस तरह से यहाँ बन जाती है, जो हमारे पश्चिमी जो एशिया है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा ये आप जानते हैं सबसे बड़ा, अगर आप देखें यहाँ पर कुछ स्थिति नज़र आती है आपकी, ये है आपका कैस्पियन सी, है ना। ये कैस्पियन सी है और ये आपका है एक बड़ा सा ये सागर है जिसका नाम है आपका ब्लैक सी। ये ब्लैक सी बन जाता है। ये आप इस तरह से कुछ देखेंगे ना मैप में, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, है ना। ये आपका आ जाता है मेडिटेरियन सी, इसका आ जाता है नीचे का आता है रेड सी। तो ये हमने कुछ सागर बनाए और ये आपका आ जाता है, देखिएगा ये है आपका
ये है आपकी पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, है ना। तो ये है, ये बहुत चर्चा में रही है, आपने देखा होगा अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यही है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ये, है ना। तो इस तरह से देखा। अब इसमें देखिएगा कुछ देश जो हैं शामिल कैसे कैसे हैं, देखिएगा। देखिए ये है टर्की, है ना। कौन सा देश है ये? टर्की, यानी टर्की है जो कि कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के साथ में जो है इसका सीमा साझा करता है। इसके बाद में हम देखेंगे ये आता है आपका ये कंट्री बन जाता है आपका सीरिया, है ना। ये कौन सा कंट्री है? सीरिया, है ना। तो ये सीरिया बन जाता है। इसके बाद में अगर आपका कंट्री आ जाता है, ये आता है लेबनान, है ना। तो ये लेबनान है। सीरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल आपकी दमिश्क, और लेबनान की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है आपका बरूत, है ना। तो ये है। इसके बाद बात करें तो ये बन जाता है आपका जॉर्डन। क्या बन जाता है ये जॉर्डन है ना, जॉर्डन। तो ये जॉर्डन है ना। इसकी राजधानी क्या है? अम्मान है ना। तो ये है। इसके बाद में बात करेंगे तो ये जो पार्ट बन जाता है ना, ये वाला पार्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो थोड़ा ऐसा करें तो और समझ में आएगा, है ना। इसको ऐसा करें तो देखिएगा ये बन जाता है आपका इस तरह से, ये बन जाता है आपका इजराइल और पैलेस्टाइन वाला पार्ट। तो देखिएगा ये जो पार्ट है ना, इस तरह से ये जो हमने बनाया दो पार्ट, ये पार्ट, ये जो हमने यहाँ पर रेड कर दिया, ये जो रेड कर दिया, ये आपका पैलेस्टाइन वाला पार्ट है। और बाकी जो शेष बचा है, ये जो रिमेन पार्ट बचा है, ये आपका इजराइल कहलाता है ना। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है सऊदी अरब आ जाता है, ये वाला ये पार्ट। और इसके अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बन जाता है आपका इराक, ये ऐसे करके इराक बन जाता है। ये हमने देखा सीरिया से मिल गया, इराक बन जाता है। इसके बाद में आपका ये ईरान आ जाता है जो कि कैस्पियन सागर से जो है यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद में ईरान जो है इस तरह से बन जाता है, ये ईरान का पार्ट है पूरा। और ये पाकिस्तान इधर देखेंगे हम, ये पूरा ईरान बन जाता है इस तरह से। ये ईरान है ना। ये ईरान हुआ, ये इराक हुआ। ईरान की राजधानी आप जानते हैं तेहरान है, इराक की बगदाद है ना। सऊदी अरब की आप जानते हैं क्या है रियाद, है ना। ठीक है, ये है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक कंट्री आता है यहाँ पर कुवैत, तो ये कुवैत है ना। तो इसकी कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। तो इस तरह से जो है ये कुछ कंट्रीज़ बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें देखिएगा ये लेबनान है ना। इसकी बात करें अगर आपका एक कंट्री बन जाता है यहाँ पर, छोटा सा कंट्री जो है भूमध्य सागर में भी पड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं साइप्रस। इसकी जो निकोसिया कैपिटल है वो है निकोसिया, है ना। तो ये है। तो कभी कभी जो है एग्जाम में ये कंट्रीज़ आ जाते हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मतलब पूछ लिया जाता है कि ये कंट्री किससे सीमा बनाता है या किससे नहीं बनाता है। इस तरह से जो है ये स्थिति बनती है यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा उसी स्थिति में लाते हैं जिसमें पहले था ये। तो देखिएगा यहाँ पर हमने वही स्थिति लग दी है। अगर हम बात करें देखिएगा ये हमारा इंडिया बन जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंडिया वाला पार्ट है ना। ये इंडिया, ये पाकिस्तान बन गया। इस तरह से ये पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया ये। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से ये आप देखेंगे ये अफ़गानिस्तान वाला पार्ट है, ये अफ़गानिस्तान हुआ, है ना। ये अफ़गानिस्तान है। ये आपका तुर्कमेनिस्तान बन जाता है। ये आपका उज़्बेकिस्तान बन जाता है। और उज़्बेकिस्तान का जो आपका ये है अरल सागर है ना। इसके बाद आपका ये ताजिकिस्तान बन जाता है। इसके बाद किर्गिस्तान बन जाता है। ये इस तरह से जो कुछ कंट्री बन जाते हैं और यहाँ पर कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये है आपकी कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी हार्मुज जल संधि, यही है। ये आपका आ जाता है कौन सी? पारस की खाड़ी, है ना। और गल्फ ऑफ अमान यानी जो अमान की खाड़ी आता है, ये नीचे आता है अरब सागर। कुछ इस तरह से जो है ये स्थिति बन जाती है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पर। तो आज के लिए बस मैं यहीं पर रोकूँगा क्योंकि हमारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये हमारा जो टॉपिक है वो पसंद आ रहे होंगे। तो आज के लिए मैं यहाँ पर रोकने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे वीडियोज़ होते हैं उनको शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो है ये इनका जो लाभ है वो अन्य लोग भी ले सकें। देखिएगा ये जो है ना रिवीजन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो मान लीजिए वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC हो या UPPCS हो या फिर UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ही बेहतर मैं यहाँ पर करंट अफेयर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और आप जो है इसको जो है शेयर भी करते रहें। जो भी इस तरह के जो बच्चे या साथ में जो आपके दोस्त हैं या आपके किसी प्रकार के जो है संबंध हैं, तो आप जो है उनको शेयर करते रहें ताकि जो है इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारे जो नोटिफिकेशन होती है उसको भी जो है घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि जो है इसकी जो मतलब कह सकते हैं वीडियोज़ हैं आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।